लिपिबद्ध मानव इतिहास ही शक्ति एवं संसाधनों के लिए संघर्ष का इतिहास है। इस संघर्ष के लिए समूह एवं समुदाय का निर्माण पूर्वापेक्षित है। धर्म, वंश, जाति, कबीला, रंग आदि का उद्भव पृथक समुदाय में लोगों के संगठन के आधार के रूप में हुआ। समय के साथ इन समुदायों की पुष्टि निहित स्वार्थ चन गया और इस कारण अपनी पहचान की चेतना भी उनके लिए अनिवार्य हो गई। समुदाय की पहचान आज मानव जीवन की मुख्य दुविधा बन गई है, जबकि पूरा विश्व भूमंडलीय अन्योन्याश्रय का अनुभव कर रहा है। यह मुद्दा युद्ध के नए रूपों के उद्भव के लिए उत्तरदायी है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्थानीय युद्ध या छायुद्ध। संकटकालीन परिस्थिति का सामना करते हुए से विशिष्ट स्वायत्त, पृथककारी तथा संबंध विच्छेदी आंदोलनों के लिए उत्तरदायी हैं, जो वर्तमान राष्ट्र राज्य व्यवस्था पर प्रत्यक्ष चुनौती है। दूसरे शब्दों में, विश्व में शायद ही कोई क्षेत्र है जो समुदाय के पहचान के दावे के इस तथ्य से अप्रभावित है। 17.2 समुदाय की पहचान की परिभाषा एवं संरचना। 2.1 समुदाय पहचान क्या है? समुदाय पहचान की अवधारणा बहुत ही जटिल तथ्य है। जैसा कि थॉमस बेंडर लिखते हैं, समुदाय सीमित व्यक्तियों को सम्मिलित करता है, सीमित सामाजिक क्षेत्र या नेटवर्क में, और जो आपस में साझी समझ एवं नैतिक बंधनों के आधार पर एक साथ संगठित है। संबंध बहुत समीप, अधिकतर घनिष्ठ और आमने सामने होते हैं। हर व्यक्ति प्रभावी या संवेदनशील कड़ी से जुड़ा रहता है, न कि व्यक्तिगत स्वहित की अवधारणा से। समुदाय में हम लोग जैसी अवधारणा होती है, एक सिर्फ सदस्य ही होता है। बेंडर की समुदाय की परिभाषा को मानते हुए यह प्रतीत होता है कि विशिष्ट सामाजिक अस्तित्व में सदस्य सामान्य संकेतों एवं प्रतीकों, रिवाजों एवं मूल्यों, विचारधाराओं तथा विशेषताओं को आपस में बांटता है और समुदाय के रूप में अपनी विशिष्टता का दावा करता है। इस प्रकार निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि समुदाय की पहचान व्यक्तियों को विशिष्ट समुदाय के प्रति निवासी होने को प्रतिबिंबित करता है, और यह कि सामाजिक अस्तित्व में स्वतंत्र जीवन है और यह दूसरे समुदायों से भिन्न है। कई परिवर्ती, जैसे भाषा, वेशभूषा, भोजन, लोक साहित्य, त्योहार, रीति रिवाज, शिल्पकारी या अन्य संस्थान, जैसा कि आर्मस्ट्रॉन्ग का मानना है, इन समुदायों की सीमा को रेखांकित करते हैं और अपनी विशिष्टता को जीवित रखने के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करते। 2.2 समुदाय की पहचान की संरचना। दो दशमलव दो समुदाय की पहचान की संरचना। समुदाय अपनी पहचान का निर्माण उद्देश्यों के इर्द गिर्द करते हैं, जैसे क्षेत्रीय स्थान, साझी ऐतिहासिक स्मृतियां, साझी परंपरा, सामान्य धार्मिक अनुष्ठान और प्रक्रिया, तथा सामान्य भाषा तथा वास्तविक या माना गया सामान्य वंश। ये सभी कारक समुदाय के सदस्यों में संबंध की भावना को उजागर करते हैं। हालांकि नीरा चंदों के अनुसार इन अनुभवों की संरचना अनभिव्यक्त, गुप्त भावना, अकार्यान्वित या अस्पष्ट हो सकती है। समुदाय की पहचान की औपचारिक एवं अनौपचारिक संरचना पर टिप्पणी करते हुए जोशुआ एक फिशमैन ने कहा कि यह मुद्दा होने, करने और जानने का है। सर्वप्रथम होने के मुद्दे पर लोगों की संस्था का औपचारिक स्वरूप होना चाहिए, जो अपने सामान्य वंश के साथ अंतर्वशीय कड़ी को आपस में बांटते हैं, और उपर्युक्त निश्चित गए उद्देश्य कारकों के इर्द गिर्द उनका उद्भव होना चाहिए। दूसरा, करने के तथ्य पर समुदाय को पहचान अपने सदस्यों से वास्तविक प्रक्रिया एवं व्यवहार की मांग करता है, जिसके लिए बाह्य क्षेत्रों में भी समुदाय जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, समुदाय की पहचान अपने सदस्यों से अंतर समुदाय नैतिक बंधनों और भूमिका निभाने की मांग रखता है। तीसरा, जानने का मुद्दे पहचान चेतना को उल्लिखित करता है, जिसका अर्थ है समुदाय के सदस्य इसकी समझ रखेंगे कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और अभिज्ञेय परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि उन्हें बाहर और अंदर वालों के बीच भिन्नता का ज्ञान है। 2.3 समुदाय की पहचान के लक्षण। समुदाय की पहचान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। कुछ सामुदायिक पहचानें स्वाभाविक होती हैं और उन्हें बदला नहीं किया जा सकता। ऐसे समुदायों में कोई वहां जन्म लेकर सदस्य बन जाता है। इस प्रकार यह पहचान जाति, वंश, संवादी, धार्मिक या कबीलीय कारकों पर आधारित है। यह भी संभव हो सकता है कि समुदाय सदस्यों की बहुत पहचाने हो, किंतु किसी का भी महत्व समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। इस प्रकार ये प्रकृति में परिस्थिति परक हैं। पहचान समुदाय के सदस्यों के बीच सामूहिक चेतना और संपर्क तथा अन्य समुदायों से दूरी और अलगाव से बनती है। इस प्रकार ये सुक्ति संगत हैं। कुछ पहचान पूर्णतः स्वैच्छिक हैं और व्यक्तियों के चयन द्वारा उनका निर्माण होता है। किसी विशिष्ट व्यवसायी समुदाय का सदस्य होना यह व्यक्तिगत निर्णय और चयन के आधार पर होता है, और यह व्यक्तिनिर्मित सीमाओं को पार भी कर सकता है। इस प्रकार संक्षेप में समुदाय पहचान की स्वरूप परिस्थितिपरक, युक्तिसंगत और प्रासंगिक होते हैं। 17.3 विशिष्टता चेतना के कारण तथा समुदायों में संघर्ष। सत्रह दशमलव तीन विशिष्टता चेतना के कारण तथा समुदायों में संघर्ष। ऐसा समय जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण विश्व सिकुड़कर और अन्योन्याश्रय के संदर्भ में विश्वग्राम हो गया है, लोगों में सांप्रदायिक आधार पर संगठित होने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। ये अधिक से अधिक अपनी सांस्कृतिक जड़ और भाईचारे के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं और समुदाय के अंतर्गत संगठित होते जा रहे हैं, जो अन्यथा सामाजिक संगठन का आदिकालीन स्वरूप माना जाता है।
सबसे अधिक विकसित राष्ट्र कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, सबसे कम विकसित और निर्धन भारत तथा भूटान, पुराना रूस और नया बांग्लादेश, प्रजातांत्रिक बेल्जियम और सत्ताधारी सुहान, मार्क्सवादी लेनिनवादी चीन तथा उग्रवादी यहूदी, मार्क्स विरोधी टर्की, प्रबल रूप का बौद्ध बर्मा, ईसाई स्पेन, मुस्लिम ईरान, हिंदू नेपाल तथा यहूदी इसराइल सभी इस तथ्य से प्रभावित हैं। ऐसे कई कारण हैं जो विशिष्ट चेतना को उभारते हैं तथा विश्व के कई समुदायों में संघर्ष उत्पन्न करते हैं। ये इस प्रकार वर्गीकृत किए जा सकते हैं। एक, उपनिवेशवाद, उपनिवेश की प्रक्रिया जो औद्योगिक क्रांति के पश्चात आरंभ हुई, एक मुख्य कारण है जो विभिन्न समुदाय तथा अंतर समुदाय संघर्ष में पहचान की चेतना को उभारा। औपनिवेशिक मालिकों ने विभाजन करो, शासन करो की नीति को अपनाया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने जनगणना की प्रणाली की शुरुआत की, विभिन्न वर्गीकृत और अवर्गीकृत समुदाय को पहचाना और उन्हें नीति निर्माण का केंद्र बनाया। उन्होंने सेना तथा नागरिक संस्थानों में विभाजित जनसंख्या को संतुष्ट किया, सांप्रदायिक आधारों पर उन्हें नौकरी उपलब्ध कराकर। आगे कोटा प्रणाली के माध्यम से इन समुदायों को कार्यपालिका एवं विधायी निकायों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। विभिन्न सांप्रदायिक, संजातीय तथा जातिवादी ब्रिगेड को अपनी बाड़ा सूचक को कायम रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हालांकि किसी एक द्वारा औपनिवेशिक साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह की परिस्थिति में दूसरा ब्रिगेड या समुदाय का प्रयोग किया जाता था जो समुदायों में ऐतिहासिक दुश्मनी का निर्माण करता था। इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया ने पहियान वैजना तथा विभिन्न समुदायों में राज्य के विरुद्ध भी पहचान संघर्ष को जन्म दिया है। 2. धार्मिक आंदोलन की भूमिका 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कुछ धार्मिक आंदोलनों का आविर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का उद्देश्य था ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा बाह्य भय से धर्म की रक्षा करना तथा गिरते धार्मिक मूल्यों की पुनः स्थापना करना। इस उद्देश्य के लिए धर्म प्रचारकों ने समुदाय के सदस्यों में अपने स्वर्णिम अतीत की जानकारी दी तथा अपने समुदाय की खोई गरिमा एवं मान मर्यादा को पुनः स्थापित करने की चेष्टा की। हालांकि ऐसे कुछ धार्मिक आंदोलन समुदाय पहचान के लिए खतरा बन गए क्योंकि वे परिवर्तन की प्रक्रिया में जुट गए तथा अपनी सामान्य अंतर सांप्रदायिक परंपरा में छल योजना और गलत अर्थ लगाने लगे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आंतरिक समुदाय द्वारा प्रतिक्रिया सामान्य और स्वाभाविक थी। उदाहरण स्वरूप आर्य समाज का प्रयास कि सिख धर्म को वृहद हिंदू धर्म का भाग मान ले, इसमें एक पृथक धार्मिक समुदाय के रूप में सिखों के विशिष्ट पहचान को खतरा पहुंचा। ऐसे में सिंह सभा आंदोलन का आविर्भाव हुआ जो एक पृथक सिख पहचान के लिए 1870 के दशक से आरंभ हुआ। 3. अतार्किक एवं कठोर अंतर राज्य सीमा पहचान चेतना तथा पहचान के लिए संघर्ष भी अपनी सुविधा के लिए निरंकुश तथा अविवेकी सीमा के औपनिवेशिक निर्माण का परिणाम है। वास्तव में औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्षेत्रीय इच्छा के कारण औपनिवेशिक मालिकों ने युद्ध, संयोजन और विभाजन द्वारा निष्कुशतापूर्वक अतार्किक और अविवेकी रूप से बाहरी सीमाओं में बदलाव लाए। इससे वही समुदाय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर 2 या उससे अधिक राजनीतिक इकाई में बंट गया। हालांकि औपनिवेशिक मालिकों की शिथिल सीमा अवधारणा के कारण समुदायों के दैनिक जीवन में कोई अवरोध नहीं आया। औपनिवेशिक सीमाओं के बाहर समुदायों में ऐसा विभाजन समुदाय की विशिष्टता को कोई खतरा नहीं पहुंचा सका। इस विभाजन के बावजूद सीमा के बाहर भी समुदाय के सदस्यों का सामान्य और नियमित आवागम होता रहता। हालांकि औपनिवेशिक युग के पश्चात नए शासनकर्ता अभिजनों ने कठोर सौमा अवधारणा को अपनाया जिससे सीमा के बाहर अंतर्क्रिया असंभव हो गई, जिससे समुदाय की पहचान और एकता को खतरा पहुंचा जो अतार्किक सीमाओं द्वारा विभाजित था। इससे समुदाय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि इन कठोर और अतार्किक राजनीतिक सीमाओं के कारण एक विभूस्खलित औपनिवेशिक संस्कृति उभर कर आई जिसने मनोवैज्ञानिक लगाव और सांप्रदायिक सीमाओं पर ध्यान नहीं दिया जो अन्य स्थानों पर था। 4. आधुनिक बड़े राज्यों का आविर्भाव तथा स्वायत्तता की कमी है। पूर्व औपनिवेशिक एवं औपनिवेशिक अधीन में कई समुदाय स्वायत्त राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते थे, तब भी जब वे भिन्न साम्राज्यों और राज्यशाही के भाग हुआ करते थे। कुछ अपवादों को छोड़कर साम्राज्य और राज्यशाही ने उनके स्वायत्त और स्वाभाविक सामुदायिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। वास्तव में अनौपचारिक तरीकों से वे बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के अंतर्गत उनके सामाजिक और राजनीतिक विशिष्टता को स्वीकार किया और अंतर सांप्रदायिक जीवन के प्रति वे सम्मान प्रकट किया। औपनिवेशिक शासकों उसी नीति का अनुसरण किया, किसी कठपुतली शासन सत्ता को स्थापित किया तथा सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समुदाय अधिकारों को स्वीकार किया। हालांकि औपनिवेशिक मुक्त के पश्चात इन समुदायों की स्वायत्त स्थिति की समाप्ति हो गई। राज्य निर्माण के नाम पर तथा स्वयं की क्षेत्रीय ढांचों में संपूर्ण संप्रभुता को स्थापित कर शासन करने वाले अभिजात प्रशासन के केंद्रीकरण के ऊपर कार्य करना आरंभ कर दिया। बड़े राज्य के उदय जिससे सामाजिक क्रमबद्धता के अंतिम छोर तक तथा पूरे विस्तार में व्यापक
5 आत्मसातकरण तथा सजातीयकरण का भय। इनमें से कुछ समुदाय क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अपनी विशिष्ट पहचानों पर आत्मसातकरण तथा सजातीयकरण के खतरों का अनुभव करने लगे। इस संभावना का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी क्षेत्रीयता आधारित पहचान की मांगों को स्पष्ट किया। उदाहरणतः बोडो कचारी जी एक भारत मंगोलिया समुदाय था और जिसमें सशक्त सांस्कृतिक बंधन था। उन्हें यह भय था कि उनको नियति में वही है जो अन्य मैदानी कबीलिय समुदाय को प्राप्त हुआ था जब वर्षों में उन्हें बृहद असमी जनसमुदाय में आत्मसात कर लिया गया था, यदि उनका क्षेत्र स्पष्टतः रेखांकित या स्वीकृत नहीं था। 6 निम्न उच्च लक्षण श्रेणीबद्ध समाजों में जो आंशिक रूप से जमींदारी, जाति या संजातीय स्वरूप के ऐतिहासिक संबंधों में निहित है और आंशिक रूप में आधुनिक राज्य नीतियों द्वारा निर्मित है, उनकी परिभाषा सामाजिक श्रेणी में समुदाय की अवस्थिति पर आधारित है। कई बार ये सामाजिक श्रेणीबद्ध संबंध निम्न उच्च लक्षणों का कारण बन जाते हैं। निम्न समुदाय के सदस्य सामाजिक व्यवहार तथा राज्य नीतियों के माध्यम से दबे, उपेक्षित, निम्नीकृत तथा विभेदित रहते हैं और उच्च कोटि के समुदाय द्वारा प्रशासित होते हैं। संयुक्त राज्य में अमेरिका में जो काले समुदायों के बीच पहचान की चेतना आई है वह गोरों की वरिष्ठता के कारण है। ऐसे संबंधों के कारण समुदाय चेतना प्रभावित होती है, राजनीतिक क्रियाओं का आधार बनती है। उदाहरणतः दक्षिण अफ्रीका में गोरे काले के बीच संबंध तथा भारतवर्ष में उच्च और निम्न जातियों के बीच संबंध इस श्रेणी में रखी जा सकते हैं। 7 सीमांतीकरण, किनारे किए जाने का भय। विभिन्न समुदाय में पहचान की चेतना का दूसरा कारण है किनारे किए जाने का भय, क्योंकि देशी लोगों पर बाहर के समूह की प्रबलता हो जाती है। एक बाहरी समुदाय वह है जो देशी लोगों के साथ जिस क्षेत्र में वे रहते हैं उसकी ऐतिहासिक कड़ी में कमी रहती है, किंतु स्वैच्छिक प्रवसन के कारण अथवा जनसांख्यिकीय इंजीनियर के राज्य प्रायोजित परियोजना के फलस्वरूप उसके भाग भी बन जाते हैं। नीति का ही उद्देश्य है देशी समुदाय की स्थिति को तटस्थ घोषित करना और अपने ही क्षेत्र में उसे अल्पसंख्यक के रूप में स्थापित करना। उदाहरणतः उत्तर दक्षिण अमेरिका में रेड इंडियन, न्यूजीलैंड में माओरिस्ट तथा ऑस्ट्रेलिया में ओबोरोजिन्स। इस स्थिति में अंतर समुदाय प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है क्योंकि इससे देशी समुदाय के हितों पर खतरा होता है। धरतीपुत्र सन्स ऑफ सॉवल सिद्धांत सीमांत के इस भय का प्रत्यक्ष परिणाम है। 8 साक्षेप वंचन तथा भेदभाव की अनुभूति। आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में राज्य द्वारा समानता को इनकार करने के कारण समुदाय में वंचन तथा भेदभाव की अनुभूति होती है। कुछ समुदायों को अन्य समुदायों की तुलना में व्यवसाय क्षेत्र से पृथक कर दिया जाता है या प्राकृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय जीवन तथा सरकारी संस्थानों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। पीड़ित समुदाय द्वारा इसे आंतरिक उपनिवेशवाद माना जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय में सर्वथा शक्ति, सेवा और स्रोत के वंचन का जोखिम बना रहता है। 9 शक्तिहीनता का अनुभव। यह मुख्यतः बहुसंख्यक अल्पसंख्यक साक्षेप का प्रत्यक्ष परिणाम है। इससे राज्य शक्ति और स्रोतों से अल्पसंख्यकों का स्थायी रूप में चंचन होता है। प्रजातांत्रिक तर्कशीलता के माध्यम से इसकी पुष्टि होती है। यह 2 भागों में वर्गीकृत हो सकता है। कर एक भाग में राष्ट्रीय बहुसंख्यक एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक हो सकता है जो क्षेत्रीय बहुसंख्यक के विरुद्ध खड़ा है, किंतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू जो बहुसंख्यक है, किंतु पंजाब, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय में क्षेत्रीय अल्पसंख्यक है। ख दूसरे भाग में क्षेत्रीय बहुसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हो सकते हैं जो राष्ट्रीय बहुसंख्यक के विरुद्ध हो सकते हैं, किंतु क्षेत्रीय अल्पसंख्यक जैसे कि मुसलमान जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय बहुसंख्यक हैं किंतु वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हैं, तथा सिख पंजाब में क्षेत्रीय बहुसंख्यक है किंतु वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक भी है। प्रतिस्पर्धात्मक संबंधों में शक्ति एक अहम भूमिका निभाती है। इस प्रकार 2 समुदायों के बीच शक्ति का संघर्ष राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर देखा जा सकता है। क्षेत्रीय बहुसंख्यक सर्वथा शक्ति का विकेंद्रीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि क्षेत्रीय अल्पसंख्यक शक्ति के केंद्रीकरण का समर्थन करते हैं और क्षेत्रीय बहुसंख्यकों का विरोध करते हैं, विशेषकर जब क्षेत्रीय बहुसंख्यक हो जाते हैं। इस क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिहीनता का अनुभव समुदाय विशिष्ट चेतना के कारणों को बढ़ावा देता है। 10 राष्ट्रीय निर्माण में त्रुटिपूर्ण अवधारणा। तीसरे विश्व के राज्यों में राष्ट्र निर्माण की त्रुटिपूर्ण जयधारणा भी समुदाय संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। जसराय में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शासक अभिजात वर्ग ने आत्मसातकरण एवं संजातीयकरण को पूर्वास्थिति समझते हुए सरकोण एवं सरल रास्ता अपनाया तथा इन समुदायों के प्राचीन काल से निर्मित संरचना को भी ध्वस्त कर दिया। सजातीयकरण परियोजना के प्रति अल्पसंख्यक द्वारा अवरोध को राष्ट्रीय एकता और निष्ठा के प्रति खतरा माना गया है और इस प्रकार राष्ट्र विरोधी भी है। इस उद्देश्य के लिए नागरिक राष्ट्र की प्रणाली पर आधारित राज्य सामान्य सूचक रीति रिवाज पर्व और संस्थानों को उभारने में विफल हो गया। वास्तव में राज्य ने राष्ट्र के निर्माण का निर्णय किया जो किसी विशिष्ट प्रबल बहुसंख्यक समुदाय के मूल्यों पर आधारित था। इस उद्देश्य के लिए राज्य ने प्रबल समुदाय के सभी रीति रिवाज, संस्थान, सूचक और पर्व को अपनाया, उन्हें राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे के रूप में घोषित किया। दूसरी तरफ स्थानीय
10 राष्ट्रीय निर्माण में त्रुटिपूर्ण अवधारणा। तीसरे विश्व के राज्यों में राष्ट्र निर्माण की त्रुटिपूर्ण जयधारणा भी समुदाय संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। जसराय में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शासक अभिजात वर्ग ने आत्मसातकरण एवं संजातीयकरण को पूर्वास्थिति समझते हुए सरकोण एवं सरल रास्ता अपनाया तथा इन समुदायों के प्राचीन काल से निर्मित संरचना को भी ध्वस्त कर दिया। सजातीयकरण परियोजना के प्रति अल्पसंख्यक द्वारा अवरोध को राष्ट्रीय एकता और निष्ठा के प्रति खतरा माना गया है और इस प्रकार राष्ट्र विरोधी भी है। इस उद्देश्य के लिए नागरिक राष्ट्र की प्रणाली पर आधारित राज्य सामान्य सूचक रीति रिवाज पर्व और संस्थानों को उभारने में विफल हो गया। वास्तव में राज्य ने राष्ट्र के निर्माण का निर्णय किया जो किसी विशिष्ट प्रबल बहुसंख्यक समुदाय के मूल्यों पर आधारित था। इस उद्देश्य के लिए राज्य ने प्रबल समुदाय के सभी रीति रिवाज संस्थान सूचक और पर्व को अपनाया, उन्हें राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे के रूप में घोषित किया। दूसरी तरफ स्थानीय संस्कृति इतिहास भाषा संस्थान तथा सूचक न सिर्फ पीछे छूट गए बल्कि उन्हें नष्ट भ्रष्ट करने की चेष्टा भी की गई। इस प्रकार यह त्रुटिपूर्ण अवधारणा ताकि गैर ऐतिहासिक गैर नागरिक तथा प्रबल समुदाय मुखी राष्ट्र का निर्माण हो सके, ऐतिहासिक रूप से विकसित स्वाभाविक राष्ट्र की कीमत पर इसे सीमांत अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया। 11 आधुनिकीकरण। जैसे जैसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया फैलती है यह सामाजिक संगठन की स्थितियों का निर्माण करती है, दोनों ही क्षेत्रीय एवं गैर क्षेत्रीय। यह समाजशास्त्रीय सिद्धांत जैसे आधुनिकीकरण उदारवाद और मार्क्सवाद के अंतर्गत दुर्लभ सामंजस्य के प्रति प्रत्यक्ष विरोध में रहता है और जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पृथक समुदाय को आत्मसात आधुनिक विश्वव्यापी विशिष्टता में करती है। उनका कहना था कि जैसे जैसे मानव जाति सामाजिक संगठन के आदिकालीन कबीलीय स्तर से जटिल औद्योगिक और औद्योगिक पश्चात संरचना में परिवर्तित होता है तब धर्म भाषा प्रजातीयता जाति रंग प्रजाति के आदिकालीन संबंधों की पकड़ धीरे धीरे कम होकर लुप्त हो जाएंगी। इसकी बजाय अब यह दृश्य जनसंचार के आधुनिक साधन ने बड़े स्तर पर संकीर्ण चेतना का निर्माण किया है। आधुनिकीकरण ने बड़े स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया है, जबकि अभिजात वर्ग अपने समुदाय के सदस्यों को गतिशील बनाते हैं ताकि अन्य समूह की प्रतिस्पर्धा में उन्हें सत्ता और संसाधनों में यथोचित मात प्राप्त हो सके। आधुनिकीकरण विभेद को और भी तीव्र बनाता है, सामूहिक पहचान चेतना को अभिव्यजित करता है और अंतर समूह के बाहर प्रतिस्पर्धा लाता है जो अधिकतर सांप्रदायिक संघर्ष और हिंसा में विकृत हो जाता है। 12 समुदाय के नेतृत्व की भूमिका सांप्रदायिक पहचान की चेतना और अंतर समुदाय संघर्ष के संदर्भ में नेतृत्व की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अधिकतर यह देखा गया है कि जब समुदाय अभिजात वर्ग को अपने हितों के प्रति दूसरे समुदाय से खतरा रहता है तब वह उनके समुदाय के सदस्यों को संगठित करने के क्रम में वह इसकी अभिव्यक्त करता है कि इस स्थिति से समुदाय के अस्तित्व को खतरा है। अभिजात वर्ग अपने स्वहित को सांप्रदायिक हितों को रूप में चित्रित करता है तथा वास्तविक या काल्पनिक करता है। उदाहरणत पंजाब में कई बार इस संदर्भ में अकालियों ने पंथ खतरे में है इसका नारा लगाया। सत्रह 17.4 समुदायों द्वारा अपनाए गए तरीके एवं रणनीतियां को अपनाना। जो समुदाय वास्तविक या काल्पनिक खतरे के अंतर्गत रहते हैं वे अपनी पहचान तथा हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों और रणनीतियों को अपनाते हैं। मॉन्सरेट गुइबर्नो ने दी मुख्य रणनीतियों के विषय में बताया है जिसका प्रयोग समुदाय करते हैं। ये निम्नांकित हैं। 4.1 सांस्कृतिक प्रतिरोध। सभी समुदाय जो बहुसंख्यकों और पक्षपातपूर्ण राज्यों के विरुद्ध संघर्षरत है उन्होंने सामान्यतः सांस्कृतिक प्रतिरोध का प्रयोग किया है। सांस्कृतिक प्रतिरोध में समुदाय अपनी पहचान के सभी प्रकार के सूचकों और प्रतीकों का प्रयोग किया है। समुदायों ने सांस्कृतिक प्रतिरोध की नीति को लोक एवं निजी क्षेत्रों में अपनाया है। भारी समर्थन प्राप्त करने के दृष्टिकोण से इसमें प्रजातांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक प्रकार की क्रियाओं को भी अपनाया गया है। निजी क्षेत्रों में परिवार एवं मित्र मंडली के समुदाय सदस्य विरोध करते हैं। इस मामले में समुदाय की विशिष्ट और पृथक विशेषता है भाषा इतिहास तथा संस्कृति जो समुदाय के अशिक्षित और अनजान सदस्यों में फैलाया जाता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यमों द्वारा किंतु लोक क्षेत्रों में निम्नांकित 4 प्रकार की क्रियाओं द्वारा वे इसका विरोध करते हैं। का प्रतीकात्मक कार्य छोटे समूहों अथवा एक व्यक्ति द्वारा भी किया जाता है। ऐसे कार्यों का मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्रों पर अत्याचारी शासन के निमंत्रण को तोड़ना। ऐसे कार्य गली मोहल्ले में किए जाते हैं और सभी दर्शकों को संबोधित किया जाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रायः पैफिटों और झंडों का प्रयोग किया जाता है। हस्तक्षेप कार्य सार्वजनिक घटनाओं के क्रम में समुदाय सदस्य के इन कार्यों को करते हैं। ऐसे कार्यों का उद्देश्य होता है सत्ता को उसके जड़ से चुनौती देना तथा प्रतीकों को भ्रष्ट करना जो यह प्रदर्शित करता है कि सजातीयता प्राप्त हो गई है। इन कार्यों को उच्च स्तर की जोखिम भरी स्थिति में किया जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती। इन कार्यों द्वारा समुदाय के सदस्य न सिर्फ लोक घटना के दर्शकों को संबोधित किया जाता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संचार और विदेशी प्रतिनिधियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान आकर्षित करते हैं। ये कार्य शासन करने वाले अभिजात वर्ग पर कूटनीतिक दबाव डालने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय या नागरिक समाज तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा शांतिपूर्ण और प्रजातांत्रिक तरीके से सांप्रदायिक तनाव को सुलझाया जा सके।
ग अभिजात वर्ग का कार्य समुदाय के अंतर्गत एक छोटा समर्पित अभिजात वर्ग इस क्रिया का प्रयोग करता है। चूंकि अभिजात वर्ग का उद्देश्य है समुदाय संस्कृति तथा अन्य प्रतीकात्मक मूल्यों को विकसित करना और कायम रखना, वे इस दिशा में बहुत कार्य करते हैं। वे समुदाय के सदस्यों को पहचान संकट के विषय में सूचित करते हैं, उनसे समुदाय हितों के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की अपील भी करते हैं। इस उद्देश्य के लिए समुदाय नेतृत्व कई सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। विद्वतजन विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं तथा साहित्य का प्रकाशन करते हैं, जिससे समुदाय के पारंपरिक गौरव के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, और सदस्यों को कड़ी मेहनत करने के लिए भी कहते हैं ताकि समुदाय की गरिमा बढ़े। वे पहचान या समुदाय हितों पर खतरों का भी पता लगाते और उसकी स्पष्ट करते और आवश्यक कदम और रणनीति का भी सुझाव देते हैं। घ पूर्ण एकता के लिए कार्य समुदाय के अभिजात वर्ग द्वारा पूर्ण एकता के लिए तैयारी की जाती है ताकि समुदाय के सदस्यों को संगठित कर समुदाय के मामलों में जन सहभागिता की प्राप्ति हो सके। इस कार्य के मुख्य उद्देश्य हैं समुदाय की शक्ति का प्रदर्शन किसी विशिष्ट मांग पर केंद्र बिंदु करके तथा उसे इस प्रकार प्रस्तुत करके जिसमें उसे प्राप्त भारी समर्थन के कारण अस्वीकृत नहीं किया जा सके। उदाहरणतः पंजाची सूबा आंदोलन के अंतर्गत अकाली दल द्वारा विरोध प्रदर्शन एवं मोर्चा तथा बाद में आनंदपुर साहिब संकल्प के लिए अकालियों द्वारा प्रदर्शन ताकि सिख समुदाय को संगठित किया जा सके। हालांकि ये क्रियाएं तब होती है जब सत्ता की अत्याचारी प्रकृति की सापेक्ष कमी कुछ उल्लंघन करने की अनुमति देता है तथा जनसंख्या राज्य की शक्ति को चुनौती देता है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस प्रकार का उल्लंघन सिर्फ वही राज्य कर सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रजातांत्रिक होने का डोंग रचते हैं। सांस्कृतिक विरोध के माध्यम से कुछ समुदाय अपनी विशिष्टता को कुछ स्तर तक प्राप्त करने में सफल हुए हैं, क्योंकि कुछ राज्यों ने संवैधानिक मापदंड के अंतर्गत समुदाय के दावों को समायोजित करने के लिए सकारात्मक कदम अपनाए हैं। चार दशमलव दो सशस्त्र संघर्ष। अधिकतर मामलों में जहां राज्य संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से समुदाय को संतुष्ट करने में विफल हो जाते हैं, समुदाय अपने लिए पृथक राज्य की मांग तेज करते हैं। इससे राज्य समुदाय की पृथकतावादी उद्देश्यों को रोकने के लिए सैनिक कार्यवाही के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में समुदाय के चतुर व्यक्ति सशस्त्र संघर्ष अपनाकर प्रबल स्थान ग्रहण कर लेते हैं। राज्य के विरुद्ध सशस्त्र बल प्रयोग करने के लिए वे निम्नलिखित दो विकल्पों में से एक विकल्प आक्रमण और पूर्ण युद्ध चुनते हैं। निर्धारित लक्ष्य पर आक्रमण। निर्धारित लक्ष्य पर आक्रमण सबसे अधिक सामान्य विकल्प है जिसका प्रयोग विभिन्न समुदाय करते हैं, विशेषकर वे जो अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं और राज्य के विरुद्ध लड़ने में उनके पास पर्याप्त स्रोत नहीं होते हैं। इसके माध्यम से समुदाय राज्य की संपत्ति, क्षेत्र और संस्थानों को अपने आक्रमण का लक्ष्य बनाता है। वे उन प्रतीकों को भी अपना लक्ष्य बनाते हैं जो राज्य के अत्याचार और तानाशाह के प्रदर्शन की वस्तुएं हैं। इस विकल्प से समुदाय सार्वजनिक स्थानों को भी अपना लक्ष्य बनाते हैं, लगाव या संभावित पीड़ितों की विशेषताओं की परवाह किए बिना, जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। राजनीतिक हत्या, अवैध या खुले रूप से गोली और बम का सार्वजनिक स्थानों, बसों, ट्रेनों या हवाई जहाजों में प्रयोग करना इन लक्ष्य आक्रमणों का सामान्य स्वरूप है। इस संदर्भ में जो आधुनिक विकास हुआ है वह है मानव बम का प्रयोग, अपहरण तथा आत्मघाती आक्रमण। यह राज्य को अपने ही राज्य क्षेत्र में अन्यों द्वारा की जा रही हिंसा को नियंत्रित करने में उसकी संवेदनशीलता और अक्षमता को भी दर्शाता है। इन घटनाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यमों ने भी समुदाय तनाव के मुद्दों को उठाया है। आगे इसने राज्य की सार्वजनिक संपत्ति और संस्थान की सुरक्षा के लिए गुप्त अर्धसैनिक बल, निजी सेना, कमांडो दस्तों, अन्य कार्यप्रणाली बनाने के लिए दबाव डाला है। पूर्ण युद्ध। पूर्ण युद्ध एक अन्य विकल्प है जिसका अधिकतर प्रयोग समुदाय द्वारा राज्य के विरुद्ध किया जाता है ताकि उनकी मांगों को स्वीकार किया जा सके। इस प्रणाली को उन समुदायों द्वारा अपनाया जाता है जिसमें सशक्त आर्थिक और सैन्य समर्थन आधार होता है तथा उन राज्यों में जो अपने क्षेत्रों पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार के युद्ध में समुदाय का अनियमित नागरिक सेना को राज्य के व्यावसायिक सैनिकों के विरुद्ध लड़ना होता है और वे राज्य से अलग होने का प्रयास करते हैं। पूर्ण युद्ध की मुख्य विशेषता विशेषकर तीसरे विश्व के राज्यों में यह है कि इसमें समुदाय हथियारों की उच्च तकनीक का प्रयोग करता है तथा राज्य व्यवस्था को कमजोर करने के लिए नागरिकों पर व्यवस्थित और सुनियोजित आक्रमण करता है। वो समुदाय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित है या समुद्री तट तक उनकी पहुंच है, उन्हें बाहरी शक्तियों से उदार समर्थन प्राप्त होता है। विदेशी शक्तियों से उदार समर्थन प्राप्त होता है। विदेशी शक्तियां उन्हें आर्थिक समर्थन, हथियार प्रशिक्षण और नियोजन आदि प्रदान करके अपना समर्थन देती है। बाहरी शक्तियों के सहयोग से ये समुदाय अपनी मांगों के अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा अपनी सरकारों पर दबाव डालने में सफल हुए हैं।
कुछ मामलों में समुदाय अपनी सरकार को परिवर्तित कराने में सफल हुई है। कुछ अन्य मामलों में उन्होंने मुख्य भागों में क्षेत्रीय नियंत्रण प्राप्त किया है तथा वहां वे राज्य के वास्तविक शासक भी बन गए हैं। उदाहरण के लिए लिक्टे A0T0T0E0 ने राज्य के विरुद्ध सैन्य शक्ति का प्रयोग करके श्रीलंका के अधिकतर उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया तथा जॉर्जिया में पूरे अबखाजिया प्रांत के ऊपर अबखाजिनों का नियंत्रण। कुछ मामलों में राज्य का क्षेत्रीय विघटन करने में भी वे सफल हुए हैं। परिणाम स्वरूप इन समुदायों ने विश्व में नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण किया है। पूर्ण युद्ध से इन राज्यों में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। इससे विकास प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शरणार्थियों तथा राज्य विहीन नागरिकों के लिए भी गंभीर समस्या हो गई है, जिसके कारण बृहद स्तर पर विभिन्न राज्यों की विदेश नीति भी प्रभावित हुई है। कुछ मामलों में राज्यों ने स्थिति के नियंत्रण के लिए बाहरी सहायता भी प्राप्त की है। नागरिक युद्ध की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन विशेषकर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों द्वारा स्थिति के नियंत्रण के लिए कुछ कदम उठाए हैं, किंतु ये प्रयास बहुत प्रभावी नहीं हो रहे हैं क्योंकि वर्तमान व्यवस्था से समुदाय संतुष्ट नहीं है और इसलिए अपनी आदिकालीन विशिष्टता की सुरक्षा तथा राज्य की भेदकारी अवधारणा के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं।